हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बच्चों, हम लोगों ने, आपको याद है, शुरू किया हुआ है, ओहो ये लो, हम लोगों ने शुरू किया हुआ है एसएम का सेकेंड चैप्टर। और सच बताऊं, खत्म होने वाला ये चैप्टर, बहुत जल्दी हम थर्ड चैप्टर में जाने वाले हैं। हम लोगों ने, मैं होता वो आ गया था, हम लोगों को समझ सको, मैं ये निकलने वाला था। अब हम लोगों ने अभी तक 4 टॉपिक किए थे, टोटल 6 टॉपिक है, टोटल 6 टॉपिक है, 4 टॉपिक किए थे, नहीं 5वां टॉपिक चल रहा है, 4 तो पूरे हो चुके हैं, 5वां टॉपिक चल रहा है, टोटल 6 टॉपिक है। 5वें टॉपिक में मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? 5वें टॉपिक में चल रहा है, एक तो ये चल रहा है टाइप ऑफ एनवायरमेंट, जिसमें आपने 2 पढ़े हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी इंटरनल तो पढ़ा ही नहीं हमने, एक्सटर्नल के 2 टाइप पढ़े, माइक्रो और मैक्रो। और मैक्रो के बारे में आप लोगों ने इसके 5-6 फैक्टर देखे हैं, डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल और टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, बस ये 5 फैक्टर देखे हैं आपने। इसमें मैंने आपको ये माइक्रो भी लिखवा दिया है। इसके अंदर एक तो मैंने इसमें जब माइक्रो लिखवाया था तो इसके ऊपर 5 लाइनें छुड़वाई हुई हैं, जब मैक्रो स्टार्ट करवाया तो उसके ऊपर 5-6 लाइनें छुड़वाई हुई हैं। मुझे इन 5-5, 6-6 लाइनों में क्या लिखना है, मुझे एक तो आज ये कराना है। दूसरा, मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए एक एनालिसिस करवाना, जो आपको आता भी है, क्या है वो? पेस्टल। पेस्टल करवाना है, एक ये करवाना है। मेरा ये टॉपिक चल रहा है 5th टॉपिक, टोटल टॉपिक इस चैप्टर में है 6, ये 5वां टॉपिक चल रहा है। इसके बाद मैं इंटरनेशनल्स की बात करूं, इंटरनेशनल की बात करूंगा, कुछ इंटरनेशनल बिजनेस क्या होते हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है, और हम इंटरनेशनल क्यों जाना चाहते हैं। पांचवें टॉपिक में है ये। और 5वें टॉपिक में मैं पढ़ूंगा बिजनेस और एनवायरनमेंट, रिलेशन दोनों में। मेरे ये पूरा 5वां टॉपिक है। इसके बाद 6ठा टॉपिक तो बड़ा छोटा सा, उसमें तो एक ही पॉइंट है और फिर चैप्टर पूरा खत्म है। तो आज मैं पहले तो आपको ये लिखवाने वाला हूं, इन 5-5 लाइनों में लिखना क्या है। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था वैसे, माइक्रो की 5 लाइनों में क्या लिखना है, माइक्रो की 5 लाइनों में क्या लिखना है, मैंने ये वैसे बता दिया था आपको। मैं बता दूं, माइक्रो की 5 लाइनों में ये बताया था, देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, जहां पर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल के कारण होते हैं। जहां पर स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, इंटरनल में। मैंने एक तो ये बताया था आपको, मैं ये लाइन लिखवाऊंगा। दूसरी, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने वाला व्यक्ति होता है, उसके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट पर, माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट के चेंज होने से कंपनी और इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ताकि वो आदमी डिसीजन लेते टाइम जितने भी फैक्ट्स है उसको कंपेयर कर सके और जो भी अंडरलाइंग अजम्पशंस है उनको चैलेंज कर सके। मुझे ये पूरी बात लिखवानी थी, ये बात लिखवानी थी माइक्रो में। ये बात हो गई थी ना। माइक्रो में आपने जो 5 लाइनें छोड़ी है माइक्रो के लिए, जो माइक्रो के ऊपर 5 लाइंस छोड़ी हैं, उन 5 लाइंस में इन बातों को लिखना शुरू करते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ लिखते हैं। द एनवायरमेंट इन विच an organization exists
कैन बी डिस्क्राइब्ड लिखे द एनवायरमेंट in which an organization exists can be described can be described ये माइक्रो के ऊपर 5 लाइनें छुड़वाई थी, माइक्रो के ऊपर 5 लाइनें छुड़वाई थी, वहां पे लिखनी है द एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो रहा है शुरू से लिखता हूं, एन ऑर्गेनाइजेशन लिखना भूल गया, द एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, an organization exists can be described in terms of opportunities एंड थ्रेट्स अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आते हैं जिस एनवायरमेंट में आप एग्जिस्ट करते हैं। आप एनवायरमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन द, भाई तू पढ़ ले, इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट apart from बच्चों मुझे ना प्लीज बातों की आवाज ना आए, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम को वेस्ट करवाएं या मैं किसी और बात पे बोलूं उसमें टाइम लगाऊं। इससे अच्छा है कि मैं बिल्कुल मजाक नहीं करने के मूड में, ना ही काम में, सिर्फ इस मूड में थोड़ा काम खींच जाए। एक्सटर्नल एनवायरमेंट अपार्ट फ्रॉम द strength and weakness existing in the internal environment। आप मेरी बात समझे, एनवायरमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में होते हैं, इसके अपार्ट, इससे अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो एग्जिस्टिंग होती हैं इंटरनल एनवायरमेंट में। तो मुझे लगता है सीधी सी लाइन है, कोई ज्यादा बड़ी लाइन है नहीं, और इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस स्टैटिक्स के पास, इसके पास पूरी जो पॉलिसी बनाने वाला है उसके पास पूरी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मैक्रो एनवायरमेंट की, कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर इनके क्या फर्क पड़ते हैं इनके, ताकि वो डिसीजन लेते टाइम फैक्ट्स को कंपेयर कर सके और जो अजम्पशंस रखी गई हैं उनको चैलेंज कर सके। तो आ जाएं, सेकेंड लाइन इसमें यही लिखेंगे, लिखिए बिजनेस strategist should always be adequate information informed, लिखो ऐसे लिखो, adequately informed on development
डेवलपमेंट on development occurring in their company, its industry, जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला है उसके पास हमेशा एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या डेवलपमेंट हो रही है कंपनी में, इंडस्ट्री में, एंड विद इन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट, विद इन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस, मेरी बात समझ में आ गई। उसके पास हमेशा प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट चल रही है हमारी कंपनी में, इंडस्ट्री में, माइक्रो इन्वायरमेंट में, मैक्रो इन्वायरमेंट में, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास। ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन से वो क्या कर पाएगा, वो डिसीजन लेते टाइम फैक्ट्स को कंपेयर कर पाएगा और अंडरलाइंग अजम्पशंस को चैलेंज कर पाएगा। यह बात मुझे 2 लाइनें लिखनी थी माइक्रो की सारी बातें लिखने से पहले, समझ में आ गई? तो मैं उस वाली बात को लिख दूं कि वो करेगा क्या इससे, इसी में फॉर मेकिंग एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। पता है मेरे को, जब मैं जल्दी की कोशिश करता हूं ना, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा रेड से क्या लिखना है और ब्लू से क्या लिखना है, लिखता चला जा। फॉर मेकिंग एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जब आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, दे शुड बी able to compare they should be able to compare, for making any strategic decision they should be able to compare hand the facts available and challenge the underlying assumptions, उसे चैलेंज कर पाते हैं। कोई डाउट बच्चों यहां तक? माइक्रो के ऊपर मुझे यही लाइनें लिखनी थी 3। इसके बाद तो आपको माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में सारी बातें आगे पता है और डेली बेसिस पर पढ़े ही से। मैक्रो के ऊपर जो 4 लाइन, माइक्रो के ऊपर जो 4 लाइनें लिखनी है, ये माइक्रो तो हो गया, मैक्रो के ऊपर जो 4 लाइनें लिखनी है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मैक्रो के ऊपर लिखनी है। क्या बच्चे, मैक्रो के ऊपर 4 लाइनें क्या लिखनी है? आपने मैक्रो के वो तो लिख ही लिए ना सारे, क्या कहते हैं उसको, जो भी उसके फैक्टर्स है। अब तो बस 4 लाइनें, मैक्रो लिखने से पहले क्या ऊपर लिखना होगा वो 4 लाइनें हैं। ये बस मैक्रो एनवायरनमेंट की तारीफें करनी है, आपको बताना है माइक्रो एनवायरनमेंट चारों तरफ फैला हुआ है। पहली बात मैं ये लिखूंगा, मैक्रो एनवायरनमेंट ब्रॉडर डायमेंशंस, ये चारों तरफ फैला हुआ है, व्यापक है। दूसरा, इसमें इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड बताए थे वही सारे फैक्टर्स के नाम लिख दूंगा। कौन कौन से फैक्टर थे इसके अंदर जल्दी बोलना। इकोनॉमिक, वो डेमोग्राफिक लिखा ही नहीं हुआ। इकोनॉमिक,
सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल, टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर लिख दूंगा कि इसमें ये इंक्लूड हैं। इसके बाद एक आदमी है जिसका नाम है, क्या नाम है, ग्लूक एंड जोन्स, ग्लूक एंड जोन्स, ये एक आदमी है ग्लूक एंड जोन्स। इस आदमी ने भी इसके बारे में बोला है, जो इसने बोला है कि वो लिख दूंगा, खत्म बात बस। इसने क्या बोला है कि ये जो भी मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, ये सब जितने भी ये मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, ये सब फर्म के आउटसाइड होते हैं। जितने भी मैक्रो फैक्टर होते हैं, ये सभी फैक्टर आउटसाइड द फर्म होते हैं, जिनसे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आते हैं, जिनसे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दोबारा फिर फैक्टरों के नाम लिखती है। यह बात बोली है कौन है, ये गुल्लक, क्या है ये, ग्लूक, ग्लूक एंड जोन्स, ग्लूक एंड जोन्स ने बोला है। इसके बाद ग्लूक एंड जोन्स की ये बात लिख दूंगा और बस यही बातें लिखनी है। मेरी बात समझ में आ गई? मैं इसमें क्या क्या लिखवाऊंगा, सोशल, इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या, तो मैंने आपको बताया किसी ने भी जो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर कौन सा है, पहला फैक्टर कौन सा है यार, वो पॉलिटिकल नहीं, वो डायमेंशन है। वैसे तो डायमेंशन के बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है, बुक्स में डायमेंशन है पहला, तो बाकी सारे फैक्टर लिखवा दिए इसने। सोशल एंड वो सोशल, वो सोशो कल्चरल, दूसरा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सप्लायर, कंपटीशन, गवर्नमेंट, इसने कहा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब मैंने तो जो फैक्टर करवाए हैं ना 5, वो करवाए हैं जो हमारे स्टडी मेट में है। फैक्टर तो बहुत सारे हैं, इसने कहा था ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बस आप इसमें कुछ लिख पाए ना लिख पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाले 4 लिख दे ना 5वां लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, इतनी सी बात मैक्रो के ऊपर लिखते हैं, फिर हम आज का काम शुरू करेंगे। लिखो, मैक्रो इन्वायरमेंट हैज, मैक्रो, मैं इसको रेड से लिखूंगा, मैक्रो छोड़ रहा है कि पेन से लिखता हूं, आज पता चलेगा आपको भी कितना फर्क पड़ता है। मैक्रो इन्वायरमेंट हैज, नहीं रहने दे यार दिल नहीं मानता, चलो कोई नहीं, तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम तो हो ही मूर्ख। लिखो माइक्रो, मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो इन्वायरमेंट हैव environment has, ये चारों तरफ फैला हुआ है, ब्रॉडर डायमेंशंस, एज इट, अब लिख दो इसमें क्या क्या शामिल है, एज इट कंसिस्ट ऑफ, अब वही सारे फैक्टर्स के नाम लिख दूंगा, क्या क्या नाम थे, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल और सोशो कल्चर और पॉलिटिकल एंड लीगल, टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स। हो गई पहली लाइन। अब वो गुल्लक की बात लिख दो बस, क्या थी उस गुल्लक की बात, कौन था, ग्लूक एंड पोलो जोन्स। तो आओ लिखे,
The environment includes the environment includes factors outside the firm. समझ में आ गई? इस एनवायरमेंट में वो फैक्टर आते हैं जो फर्म के बाहर के फैक्टर है, आउटसाइड द फर्म, which can lead to opportunities or threats to the firm. मैंने आपको ये पहली बातें बता चुका, ये बातें बार बार आएंगी, ये वाली बात तो कि जी आपके पास इंटरनल से स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं और एक्सटर्नल में ये सब बातें होती हैं और हम इन्हें कंपेयर करके बैलेंस बनाते हैं। ये तो बार बार आएगी अब बात हर जगह। अब although there are many factors, the most important of the factors कौन कौन से हैं? आर सोशो कल्चर, सोशो लिख लो खाली, इसका इकोनॉमिक लिख लो अलग। सोशो इकोनॉमिक है वैसे, आप सोशो अलग कर लो, इकोनॉमिक अलग कर लो ताकि आपको याद हो जाएगा। इकोनॉमी और कौन सा है? टेक्नोलॉजी, सप्लायर और कौन है? कॉम्पिटिटर एंड कॉम्पिटिटर, छोड़ो ना, कॉम्पिटिटर। ये पूरी बात बोली है किसने? उसका नाम बोलो क्या? अब मैं कर क्या सकता हूं? ठीक है, हाँ अब यकीन हो जाएगा। कॉम्पिटिटर क्या नाम है इसका? GLOC एंड JUCH। इस आदमी ने ये बात लिखी थी तो मुझे पहले ये बात लिखनी है और फिर आगे चलना है। आज का मेरा काम शुरू होता है अब, आज का मेरा काम ही शुरू अब होगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूं अब आप ध्यान देंगे इस बात पे जो हम करने जा रहे हैं। अब आप इस पे पूरा ध्यान देंगे। करूं मैं शुरू अब? आज मुझे आपको सिखाना है जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिखा रहा हूं। इसको मैक्रो एनवायरनमेंट को वो करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है पेस्टल, PESTLE। पहली बात मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगता है, ये कौन से एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए किया जाता है? ये मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। मैक्रो एनवायरनमेंट को, ये फैक्टर्स ही हैं सारे वही वाले। पहले फैक्टर का नाम क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर। दूसरे का नाम इकोनॉमिक फैक्टर।
तीसरे का नाम सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, एनवायरमेंट फैक्टर। आपको ये सारे फैक्टर एनालाइज करने होते हैं मैक्रो एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए। मैक्रो एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखेंगे आपको। वैसे तो ये डिटेल में अभी आपने गवर्नमेंट ये पॉलिटिकल फैक्टर डिटेल में पढ़ा है, पर यहां पे थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी है उसके बारे में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका। आप मेरी बात समझे। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या क्या बातें आप लिख कर आएंगे, आपको आती हैं, मुझे ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप वही लिख कर आएंगे कि गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर करती है इकोनॉमी में और फॉर्म में। यह बात लिखी थी हमने कि कितना इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, यही बात लिखनी है। गवर्नमेंट कितना और कैसे इंटरफेरेंस करती है, इंटरवेंस करती है किस चीज के अंदर, जल्दी बोलो, इकोनॉमिक और फॉर्म एक्टिविटीज में। पहली बात ये हमने पहले भी की और यही बात दोबारा लिखी जा रही है कि गवर्नमेंट कितना और कैसे इंटरवेंस करती है इकोनॉमिक में और फर्म की एक्टिविटी में। और दूसरी बात लिखूंगा मैं, पॉलिटिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि फर्म कौन से, वो गवर्नमेंट कौन से गुड्स बेचना चाहती है और कौन से नहीं बेचना चाहती। जो गुड्स बेचना चाहती है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होगी, और जो नहीं बेचना चाहती उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही होगी। तो पॉलिटिकल फैक्टर को इफेक्ट करती है जिसमें गवर्नमेंट देखती है कि वो कौन से गुड्स प्रोवाइड करना चाहती है और कौन से गुड्स प्रोवाइड नहीं करना चाहती। ठीक है, तो गुड्स प्रोवाइडेड कौन से करना चाहते हैं और गुड्स प्रोवाइडेड कौन से नहीं करने चाहते। गवर्नमेंट का ज्यादा ध्यान हेल्थ वाले डिपार्टमेंट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एजुकेशन पर होता है। अगर इन सब में गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवेंस करती है, कोई हेल्थ वाली बातें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो या एजुकेशन की हो, तो मेरे पास गवर्नमेंट के अंदर तो यही बात लिखनी होगी। पॉलिटिकल फैक्टर्स में तो तीन बातें कौन कौन सी होगी पॉलिटिकल में, जल्दी। गवर्नमेंट कितना और कैसे इंटरवेंस करती है इकोनॉमिक में और फर्म्स एक्टिविटी में। इससे बिजनेस इफेक्ट करता है कि मैं काम करूंगा कि नहीं करूंगा वो वाला। दूसरा, पॉलिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप गवर्नमेंट कौन सा गुड्स प्रोवाइड करना चाहती है, कौन सा गुड्स नहीं। जैसे गुटखे नहीं बेचना चाहती पर दूध की बोतलें बेचना चाहती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ज्यादा तक हेल्थ वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले और एजुकेशन वाले, इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, इंटरवेंस करती है। इसके बाद बात करता हूं इकोनॉमिक फैक्टर। वैसे मैं इकोनॉमिक फैक्टर का अगर एग्जांपल से बात करूं तो जैसे इंटरेस्ट रेट एक इकोनॉमिक फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो फर्म ग्रो नहीं करेगी, कम ग्रो करेगी। भाई ब्याज का रेट ज्यादा है, ब्याज पे पैसे मिल नहीं रहे, मुझे भी नहीं मिल रहे और कंज्यूमर को भी नहीं मिल रहे। कंज्यूमर भी पैसा खर्च कम करेगा और मैं भी अपने यहां पे पैसा ज्यादा लगाऊंगा तो ब्याज लगेगी, मैं भी अपने पास स्टॉक वोक कम रखूंगा। मेरी बात समझ आई। जैसे इंटरेस्ट रेट है, ये इफेक्ट करता है कि बिजनेस कितना ग्रो करेगा, करता है बिजनेस ग्रोथ को। मैंने वैसे ही एग्जांपल दिया, ये तो बिजनेस ग्रोथ को, उसके एक्सपेंड होने को। ठीक है, और बताता हूं, जैसे एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट इफेक्ट करता है। बाहर से मैं फॉरेन से माल मंगवाता हूं, उस कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, अगर ये ज्यादा रेट होगा तो मेरा सामान महंगा आएगा। कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स को इफेक्ट करता है।
मेरी बात समझ आई? ऐसे ही बड़े सारे फैक्टर है, जैसे मैंने एक्सचेंज रेट बता दिया, इंटरेस्ट रेट बता दिया, ऐसे बड़े सारे फैक्टर है। जैसे मैं बताऊंगा आपको, फैक्टर है मनी सप्लाई, मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी है। फैक्टर है इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे बढ़ रही है। फैक्टर है क्रेडिट फैसिलिटी, कितनी क्रेडिट फैसिलिटी है। फैक्टर है पर कैपिटल इनकम, हर व्यक्ति की इनकम क्या चल रही है। ग्रोथ रेट, मार्केट का ग्रोथ रेट क्या है। ये सभी फैक्टर्स है जो डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। मैंने पहले वैसे एग्जांपल बता दिया आपको। मैंने कहा इकोनॉमिक फैक्टर, ब्याज का रेट, एक्सचेंज रेट, उसके बाद मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, पर कैपिटल इनकम, ग्रोथ रेट, ये सब डिसीजन पर इफेक्ट करते हैं। और मैं इसमें लिखवाना क्या चाहूंगा, इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि डिसीजन कैसे लें, डिसीजन कैसे लें और कैसे ऑपरेट करें। और इकोनॉमिक फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इफेक्ट करते हैं कैसे डिसीजन ले, कैसे ऑपरेट करें। नहीं समझ में आई बात? पक्का मैं इसमें यही बातें लिखवाऊंगा। पहले तो ये दोनों बातें लिखवा दूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्ट करता है कि डिसीजन कैसे ले, कैसे ऑपरेट करें। उसके बाद ये एग्जांपल लिखवा दूंगा। तो आपको दो फैक्टर याद हो गए, कौन कौन से? पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में मैं क्या लिखूंगा कि गवर्नमेंट कितना और कैसे इंटरवेंस करती है इकोनॉमिक और फार्म एक्टिविटीज में। पॉलिटिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि हम कौन सा गुड्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, कौन सा गुड्स प्रोवाइड नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट जहां तक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन सब में लगी हुई होती है। फिर दूसरी बात लिखवाऊंगा इकोनॉमिक फैक्टर, ये इफेक्ट करते हैं डिसीजन कैसे लें, ऑपरेट कैसे करें। ये इकोनॉमिक फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट का रेट है जो इफेक्ट करता है फर्म की बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन को। एक्सचेंज रेट जो इफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, पर कैपिटल इनकम, ग्रोथ रेट, ये सब बिजनेस के डिसीजन लेने को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद मैं आ जाऊंगा सोशल फैक्टर्स पर, सोशल फैक्टर्स पर। अब मैं सोशल फैक्टर में क्या लिखूंगा, ये किसे इफेक्ट करते हैं। पहले मेरी बात, मैं कोई वैसे एग्जांपल दे दूं, बुक में तो नहीं है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, अब श्राद्ध में लोग सामान नहीं खरीदते, ये एक सोशल फैक्टर, ये एक सोशल फैक्टर, लोग सामान नहीं खरीद रहे, श्राद्ध चल रहे हैं, ठीक है। तो श्राद्ध एक सोशल फैक्टर है। ये इफेक्ट करता है कि डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की, डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की, और कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? अब श्राद्ध है तो डिमांड क्या होगी और कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, बस इसमें यही बात लिखनी है। तीन फैक्टर हो गए। कौन कौन से फैक्टर हो गए? पॉलिटिकल। अब देखो मेरी बात समझो, मैं मानता हूं सब्जेक्ट बोरिंग है, मैं ये भी मानता हूं बकवास बातें हैं, मैं इसमें कोई तो राय नहीं, क्योंकि ये बातें समझने के लिए कम से कम 10 साल लगातार पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आती है। मुझे अच्छी लगती है ये बातें, हां उसका कारण बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रही हैं, लेकिन ये हमें भी आपके लेवल में तो समझ में आने वाली है ही नहीं। ये जब 10 साल कोई आदमी पढ़ता रहे ना, उसको समझ में आती हैं। पढ़ाई में लगा रहे जो, बताओ हम पढ़ाई में लगे हुए हैं, हम अपना कभी अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं तो हम उसमें लगे हुए हैं, तो इस वजह से हमें समझ में आ रही हैं। आपके लेवल पे नहीं समझ में आ सकती, आपके लेवल पे तो याद की जा सकती हैं। और आपको मैं ये याद करवाने की कोशिश क्या करता हूं, मैं साथ साथ बोलता हूं, आप फिर भी साथ साथ ना बोल के उसको याद नहीं करते। जब बैठा हूं, टाइम खराब कर रहा हूं, याद तो कर लूं, अदरवाइज मुझे ये स्टडी में पढ़ना पड़ जाए तो समझ में भी ना आए बातें क्या कह रहा है वो।
लैंग्वेज ही नहीं समझ में आए। तो मेरा यही एक मोटिव है कि आपको वो बातें समझा सकूं, याद करवा सकूं, लेकिन इसमें आपकी मेहनत मुझसे ज्यादा होनी चाहिए जो मुझे दिख नहीं रही। मुझे अपनी ही मेहनत दिख रही है, आपकी नहीं दिख रही, और आपकी मेहनत मुझसे डबल चाहिए मुझे। तो जल्दी बोलें। पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट कितना और कैसे इंटरवेंस करती है इकोनॉमी में और फर्म एक्टिविटीज में। पॉलिटिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करने हैं, क्या गुड्स प्रोवाइड नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट के हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट करते हैं सारे। भाई ये बात एक बात लिखी हुई है, इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करते हैं डिसीजन कैसे करें, ऑपरेशन कैसे करें। एक ये इकोनॉमिक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्याज इफेक्ट करती है बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन को। एक्सचेंज रेट, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स को, मनी सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, पर कैपिटल इनकम, ग्रोथ रेट, ये बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद मैं कर चुका सोशल्स। सोशल में क्या लिखवाऊंगा, ये इफेक्ट करते हैं डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की और कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी 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 में मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी क्या डिटरमाइन करती है, टेक्नोलॉजी किसे इन्फ्लुएंस करती है, टेक्नोलॉजी किसे इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी क्या डिटरमाइन करती है, टेक्नोलॉजी क्या इन्फ्लुएंस करती है, टेक्नोलॉजी किसे इफेक्ट करती है। मैं आपसे बताऊंगा। टेक्नोलॉजी फैक्टर डिटरमाइन करते हैं एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर, ये सबको एंटर नहीं होने देते। जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में हो, पता हो, जो बिल्कुल अपग्रेड हो, वो तो आ सकता है। जिसे जो अपग्रेड ना हो वो नहीं आ सकता। तो पहली बात तो ये एंट्री बैरियर बनाते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं मिनिमम लेवल एफिशिएंट प्रोडक्शन, मिनिमम एफिशिएंट लेवल प्रोडक्शन, मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल। समझो इसका मतलब क्या होता है। हमें कम से कम इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, ना हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी ना कम होगी। ये टेक्नोलॉजी बताती है। टेक्नोलॉजी एक तो एंट्री बैरियर बनाती है, दूसरा मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल बताती है। क्लियर हो गया। ये इन्फ्लुएंस करती है आउटसोर्सिंग डिसीजंस को, आउटसोर्सिंग डिसीजंस को। मैं इसमें बताऊं क्या होता है। मैं एक काम कर रहा हूं, जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, हमने ना कोस्ट का स्कैनर बनाया। अब कोस्ट का स्कैनर बनाया, मुझे प्रिंट निकलवाने हैं। अब प्रिंट निकलवाने हैं तो यहां से तो वही बुक बनाएगा, स्पाइलर करेगा, सब कुछ करेगा। तभी मुझे भी एक आदमी का पता चला, वो आदमी उससे भी कम रेट पर प्रॉपर बुक बना देगा उसकी, और आपके जैसी बुक प्रॉपर बनती है वो पूरी बुक दे देगा आपको। मैंने उससे पूछा, मैं कहा जी क्या कुछ, वो कह रहा जी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग आपको बिल्कुल कवर पेज की तरह बिल्कुल अच्छी बुक जिसे कहते हैं वो बुक देंगे बना के, आप सिर्फ हमें भेजो क्या करना है और रेट कम लेंगे। अब मुझे बताओ, मैं यहां से बुक निकलवाऊंगा, अपने इंप्लॉय को भी दुखी करूंगा, बुक भी निकलवाऊंगा, या मैं उसे दूंगा ऑर्डर, मैं उसे ऑर्डर दूंगा। टेक्नोलॉजी आपके आउटसोर्सिंग डिसीजन को डिफेक्ट करती है। बात क्लियर हो गई। और टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है आपकी कॉस्ट को, क्वालिटी को, आपके इनोवेशंस को। मैं टेक्नोलॉजी में यही तीनों बातें लिखवाऊंगा। टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करती है एंट्री बैरियर्स और मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल, इन्फ्लुएंस करती है आउटसोर्सिंग डिसीजन, अफेक्ट करती है कॉस्ट, क्वालिटी और इनोवेशंस को। क्या आपको ये चारों पॉइंट याद हो गए? 4 पॉइंट हो गए ना। पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया और टेक्नोलॉजी फैक्टर हो गया। अब मेरे पास आ गया लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर में इफेक्ट करते हैं
लीगल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, ये पहले भी आया था, कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, कहां गया वो, ये रहा, कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, इकोनॉमिक में आया था। कंपनी कैसे डिसीजन लेगी, मैं ये वाली बातें तो इसमें लिख ही दूंगा, किसमें, लीगल में। लीगल इफेक्ट करेगा कि कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, कंपनी की कॉस्ट क्या होगी, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, ये सब इफेक्ट करेंगे लीगल फैक्टर्स। क्लियर। इसके बाद एक ही रह गया एनवायरमेंट फैक्टर। मैं ये भी बता ही दूं, फिर बाद में इकट्ठा लिखवा दूंगा। पहले मैं सोचा तीन तीन करके लिखवाऊंगा। एनवायरमेंट फैक्टर, तो आप मेरी बात समझ ले एनवायरमेंट फैक्टर की। आजकल ना हर एक को एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज होनी शुरू हो गई है। जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। प्रॉब्लम है कि जो भी हम वो किसान करते हैं, उगाते हैं, वो उसमें यूरिया वगैरह डालते हैं। वो यूरिया की वजह से वो सब चीजें खराब है, और जो हमारे शरीर को खराब कर रही है, हमारी लाइफ को घटाए जा रही हैं, और हम बीमार जल्दी हो रहे हैं। कंपैरेटिवली जो ओल्ड एज के लोग थे वो बीमार कम हो रहे हैं, और जो अब नई एज के बच्चे हैं वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं, और आपकी वाली एज में तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि सच बताओ, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी कभी कभी बीमार हो जाते होंगे, और आपकी एज के अंदर शायद हमें कभी बुखार तक का भी नहीं पता था। आपकी एज में तो बुखार का पता ही नहीं था कि हमें बुखार भी कभी होता है, लेकिन आपको नॉर्मल रह जाता है। कभी कभी आपको साल में एक आधी बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कुछ, साल में एक आधी बार हो ही जाता है। जबकि हमारी एज में मैंने 20 साल के बाद पहली गोली कभी दवाई की खाई थी। 20 साल तक दवाई नहीं खाई कभी, मतलब अपने होश में। मुझे कभी ऐसी दवाई की जरूरत पड़ी नहीं कि मुझे गोली भी लेनी पड़ी हो, और आप तो सारे खा के बैठे होंगे कितनी कितनी गोली अब तक। तो आप मेरी बात समझे, मेरा कहने का मतलब है मैंने अपने होश में दवाई नहीं खाई। मुझे आज भी याद है, मैरिज के बाद कभी जाके मैंने कोई गोली खाई होगी, जब मेरी एज लगभग 25-26 साल हो चुकी थी। लेकिन सब ये यूरिया के इफेक्ट है, ये यूरिया के इफेक्ट है। जब हम छोटे थे तो यूरिया वाली चीजें कम आती थी, जिससे हमारे पर इफेक्ट नहीं आते थे। लेकिन जब से जब हम 25-26 साल के हो गए तो ये सब स्टार्ट हुआ। तो आप जब भी पैदा हुए या तभी छोटे छोटे से थे, तो आपने शुरू से यूरिया खाना शुरू किया, इसीलिए आप बीमार रहते हैं। तो आप देखो, खांसी भी आ गई। तो आप मेरी बात समझो। अब आप मेरी बात समझें। आजकल सभी को एनवायरमेंट की नॉलेज होनी शुरू हो गई है। जैसे मैं यूरिया की बात चला रहा था, तो आजकल बड़ी सारी कंपनियों ने नया सिस्टम बनाया है। उन्होंने क्या किया है, अपने यहां प्रोडक्ट बनाने शुरू किए और कि ऐड करने शुरू किए बिना यूरिया के प्रोडक्ट से ही। बड़ा सारा गेहूं आने लग गया है, बिना यूरिया के गेहूं है ये। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिना यूरिया के गेहूं वाले, इस तरह से मार्केट में कंपनी अपनी इमेज बना सकती है। आजकल सभी को नॉलेज हो चुकी है एनवायरमेंट की, सभी अवेयर है इस बारे में, और कंपनी ऐसे प्रोडक्ट ऑफर करती है, मेरी बात समझ में आ गई, उसी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिससे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मार्केट बना लेती है, उन्हें अपनी एक नई मार्केट बना लेती है और एग्जिस्टिंग मार्केट को खत्म कर देती है। ठीक है। ज्यादातर ये टूरिज्म, फार्मिंग और इंश्योरेंस कंपनी पर इफेक्ट करते हैं। नहीं समझ में आई मेरी बात? छोड़, मैं भी लिखवा दूंगा। मैं ये यहां पे लिखवाऊंगा यही कि जी आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गई है, वो कंपनी वैसे ही प्रोडक्ट ऑफर करनी शुरू कर दी है। लोग भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर शुरू कर दिया कंपनी ने, जिससे न्यू मार्केट बन जाती है, ओल्ड मार्केट खत्म हो जाती है। और आजकल ज्यादातर ये टूरिज्म, फार्मिंग और इंश्योरेंस, इसमें ज्यादा चल रहा है। इसके बाद मुझे आपको 5 लाइनें लिखवानी होगी पेस्टल के बारे में ऊपर। ये तो फैक्टर है ना सारे, 4-5 लाइनें ऊपर लिखवानी होंगी। मैं ये 4-5 लाइनें हमेशा बाद में लिखवाता हूं, पता है आपको क्यों?
आपको एक नॉलेज हो जाती है पूरे की। उसके बाद आप वो 5 लाइनें लिखनी आसान होती हैं आपके लिए, अदरवाइज वो 5 लाइनें याद करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। इसलिए पहले मैं बेसिक पूरा लिखवा लूं, उसके बाद उन 5 लाइनों की बात करूंगा। तो आ जाओ शुरू करते हैं ये लिखना। पेस्टल के बारे में लिखना शुरू करते हैं। लगभग आप लोग 8 लाइनें छोड़ देंगे, आप लोग 8 लाइनें छोड़ देंगे। मैं आपसे शुरू कर रहा हूं पेस्टल। 8 लाइनें छोड़ने के बाद आप लोग शुरू करेंगे फैक्टर्स को लिखना। 8-9 लाइनें छोड़ देंगे, चल 10 लाइनें छोड़ दो यार, 10 एक लाइनें छोड़ दो। 10 लाइनें छोड़ने के बाद सबसे पहला फैक्टर कौन सा था? पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर। मुझे बताओ पहली लाइन क्या थी? अब तक आपको याद करनी चाहिए मैंने लाइनें क्या बोली थी। सबसे पहले कैसे और कितना इफेक्ट करती है, इंटरवेंस करती है गवर्नमेंट बिजनेस एक्टिविटी, फर्म की एक्टिविटीज में और एनवायरमेंट में। तो यही लाइन लिखूंगा, हाउ एंड व्हाट इफ एक्सटेंट द गवर्नमेंट intervenes in the economy and the activities of business firm and the activities of business firm। तो लिखते हैं इसको, पूरा करते हैं लाइन को। हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट द गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द इकोनॉमी एंड एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस फर्म। क्लियर? दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात क्या थी कि पॉलिटी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या प्रोवाइड नहीं करना चाहते। वैसे ही एक पैराग्राफ है, ये मैंने टुकड़े बना रखे हैं इसके। तो लिखिए पॉलिटिकल फैक्टर may also influence goods and service which are government want to provide or be provided, मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, and those that the government does not want to be provided। ये भी इन्फ्लुएंस करता है कौन सी गुड्स और सर्विस गवर्नमेंट वांट टू प्रोवाइडेड और डज नॉट वांट टू प्रोवाइडेड। ठीक है? क्लियर? कहां पे? विच द गवर्नमेंट वांट सर्विस विच द गवर्नमेंट वांट टू प्रोवाइडेड और डज नॉट वांट टू प्रोवाइडेड। अगली लाइन क्या लिखवाई थी इसके अंदर?
गवर्नमेंट का ग्रेट इन्फ्लुएंस किस पर होगा? हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लिखिए थर्ड पॉइंट में, फर्दर मोर गवर्नमेंट हैव great influence on the have the have great influence on the health, education and infrastructure of a nation, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर लिखते हैं। कौन सा फैक्टर लिखूं? अब पहले इकोनॉमी लिखूं, पहले सोशल लिख दूं? पहले इकोनॉमिक लिख दूं? चलो पहले इकोनॉमिक लिख लो। इकोनॉमिक में लिखाऊंगा, इकोनॉमिक आएगा कि वो आएगा, ये मैंने पहले क्या लिख दिया है? इकोनॉमिक फैक्टर तो लिखा है मैंने पहले, इकोनॉमिक फैक्टर। बुक दिखाओ। इकोनॉमिक फैक्टर, याद करो पहले लाइन क्या लिखनी पड़ेगी? इसका मेजर इफेक्ट होता है किस पर? डिसीजन मेकिंग पर और ऑपरेशन में। इकोनॉमिक फैक्टर हैव मेजर इम्पैक्ट on how business operate and take decision अब एग्जाम्पल लिखवा दूं इसका। क्या एग्जाम्पल था इसका? इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट और ये सारी बातें। आ जाओ इसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट्स effective from cost of capital, affect a firm's cost of capital। इंटरेस्ट रेट से कोस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क आता है। एंड देयरफॉर what extent a business grow and expand, एक बिजनेस कितना ग्रो होगा और कितना एक्सपेंड होगा। अगली बात कौन सी बोली थी इसमें? एग्जांपल एक्सचेंज रेट इंपोर्टेड गुड्स को इफेक्ट करता है। exchange rates affect the cost of exporting goods,
ठीक है, आगे और कौन सा बताया मैंने? सारे फैक्टर्स के नाम लिखवा दिए, तो लिखे सारे फैक्टर्स के नाम। द मनी सप्लाई, द मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, क्रेडिट फ्लो, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, ग्रोथ रेट, have a bearing on business decision, have a on the business decision, business decision। क्या आपको ये याद हो गया? इकोनॉमिक फैक्टर के बाद सोशल फैक्टर, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया था कि श्राद्ध के दिन है तो क्या होगा, तो डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की और कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, यही बात लिखनी है। तो लिखे थर्ड, क्या था? सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स। ये सोशल फैक्टर इफेक्ट सोशल फैक्टर इफेक्ट डिमांड फॉर ए फैक्ट, डिमांड for a company's product सोशल फैक्टर इफेक्ट करते हैं डिमांड क्या होगी एंड हाउ दैट कंपनी ऑपरेट्स एंड how that company operates। सोशल फैक्टर हो गए। सोशल फैक्टर के बाद हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में मैं क्या पढ़ूंगा? ये डिटरमाइंड करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। तो मैं ये तीनों बातें इसमें लिख दूंगा, आ जाओ मेरे साथ साथ। सोशल फैक्टर के बाद अगला फैक्टर लिखते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो लिखना शुरू करें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले मैं क्या लिखवाऊंगा? ये डिटरमाइंड करते हैं। टेक्नोलॉजी फैक्टर कैन डिटरमाइंड। अब ये पॉइंट सीधी लाइन लिखी है, मैंने टुकड़े बनाए हैं इसके। बैरियर्स ऑफ एंट्री, बैरियर ऑफ एंट्री डिटरमाइंड करते हैं। और क्या डिटरमाइंड करते हैं? मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल। और क्या करते हैं ये? इन्फ्लुएंस आउटसोर्सिंग डिसीजंस। और क्या बताया था मैंने इसमें? फिर ये शिफ्ट वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो लिखें
further more technology shift shifts can affect क्या करते हैं ये? कॉस्ट, क्वालिटी एंड लीड टू इनोवेशन। हो गया याद? अब इसके बाद अगला फैक्टर लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर मैंने आपको क्या लिखवाना है? ये अफेक्ट करते हैं कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, कंपनी की कॉस्ट क्या कर रही है, कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, बस। अगला फैक्टर लिखिए, लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर, तो लीगल फैक्टर में लिखे अफेक्ट, लीगल फैक्टर अफेक्ट्स हाउ ए कंपनी ऑपरेट, हाउ ए कंपनी ऑपरेट्स, इट्स कॉस्ट एंड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, फॉर इट्स प्रोडक्ट, बस। अब अगला फैक्टर एनवायरमेंट फैक्टर, और मैंने आपको एनवायरमेंट फैक्टर में बताया था, एनवायरमेंट फैक्टर पहली बात तो टूरिज्म, फार्मिंग और इंश्योरेंस कंपनीज, इनको ज्यादा इफेक्ट करते हैं। लोग एनवायरमेंट के बारे में अवेयर हो चुके हैं। कंपनियां उन्हीं प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करती है जिनमें एनवायरमेंट होते हैं, इससे वो अपने नए प्रोडक्ट को बना लेती हैं और पुराने प्रोडक्ट को खत्म कर डालती हैं। ये बात पूरी लिखवाऊंगा मैं इसमें। देखो बच्चों, अब मैंने बता दिया क्या लिखवाऊंगा, लेकिन फिर भी आप सोच के देखो, अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा? एनवायरमेंट, ये जल्दी के चक्कर में मैं ये तो जरूर कर सकता हूं कि स्पीड कर लूं, लेकिन पास करना मुश्किल है। एनवायरमेंट फैक्टर affect industries such as, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बताई है मैंने इसमें? टूरिज्म, फार्मिंग एंड इंश्योरेंस, ये इफेक्ट होती हैं। और अब वही वाली बात लिखवा दूंगा कि जी आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है। अब देखो, आप खुद सोच के देखो, आपने नहीं पढ़ा, स्टडी मैट में देखना, बोल के देखो लाइन क्या बोलोगे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग, हम उन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब लाइन बनेगी नहीं, आप और बनेगी तो वो बनेगी जो बिल्कुल मैच नहीं हो रही होगी। और अब इसकी लाइन देखो कैसी बनी, देखो ऐसी तो बिल्कुल नहीं बनी होगी जो अब मैं बनाता हूं। देखो, ग्रोइंग अवेयरनेस टू द क्लाइमेट, ये तो बिल्कुल नहीं बनी थी। क्लाइमेट चेंजेस, अवेयरनेस आ गई है क्लाइमेट चेंजेस की, इज अफेक्ट हाउ कंपनी ऑपरेट्स, and the product they offer it, and the product
and the product they offer it भाई अवेयरनेस बढ़ रही है क्लाइमेट चेंजेस के लिए, इसलिए कंपनी कैसे ऑपरेट करे, प्रोडक्ट ऑफर करे, एंड द वेट इज क्रिएटिंग न्यू मार्केट, इज क्रिएटिंग न्यू मार्केट और destroyed existing homes, destroyed existing homes। अब देखो, यही मैं आपको अंडरलाइन करके पढ़ा देता तो खराब हो जाता। अब लाइन कुछ पूरी नहीं लिख पाऊंगा, कुछ तो लिखूंगा ना कि ग्रोइंग अवेयरनेस टू द क्लाइमेट चेंजेस is affected how company operates and the product they offer it creating new market or destroying existing homes। कि अब हमारी मार्केट में लोगों के पास अवेयरनेस बढ़ गई है, सबको पता चल गया कि यूरिया के प्रोडक्ट से दिक्कत आती है, हमें वैसे प्रोडक्ट लेने चाहिए, तो कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, कैसे न्यू प्रोडक्ट बनाएगी, पुराना को खत्म करेगी। अब आगे मैंने सारे फैक्टर लिख लिए, मैंने पांचों फैक्टर लिख लिए। पांचों फैक्टर लिखने के बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर पांचों फैक्टर्स की बात लिखूंगा, पांचों फैक्टर्स की बात लिखूंगा। तो लिखिए, लिखिए these are the factors, these are the factors that required to be considered in making meaningful decision, ये सब फैक्टर है जो मीनिंगफुल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। एक बार ये टेबल बना लेंगे, पेस्टल। मैं सभी फैक्टर्स के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा। 6 है ना फैक्टर, एक काम करता हूं ना, 6 फैक्टर की दो की टेबल बना लेता हूं, है कोई बात नहीं। आओ देखिए, हमारा पहला फैक्टर कौन सा था? पॉलिटिकल। दूसरा इकोनॉमिक, अगला सोशल, टेक्नोलॉजी, अगला थोड़ी सी लाइनें छोड़ो, 4 5 6 लाइनें, एक पेज भी आ जाएगा हल्का सा। लीगल और एनवायरमेंट, हमें इनके अंदर पहचानने कि कौन सा फैक्टर कौन सा है। थोड़ा मुश्किल काम है, मैंने कोशिश पूरी की हुई है कि मैं आपको याद करवा पाऊं। याद करो, पॉलिटिकल फैक्टर्स में मैंने कौन कौन सी बातें बताई थी आपको चेक करने के लिए। स्टेबिलिटी बताई थी कि आप चेक करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आइडियोलॉजीज, आगे ट्रू एरिया पहले आप समझ लें, बाद में लिखना इसको, क्योंकि मैं इसमें आगे भी फिर कुछ लिखूंगा तो आपको दिक्कत आएगी। मैं ब्लैक पेन वाली बातें छोड़ता जा रहा हूं। ट्रस्ट एरिया लिख लो, ट्रस्ट एरिया। अभी आप समझ लो बस, ट्रस्ट एरिया बताया था मैंने कि आपको स्टेबिलिटी चेक करो, हमारे यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका ट्रस्ट एरिया क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, गवर्नमेंट की
टर्म एंड चेंजेस कितने होते हैं, कितने टर्म के लिए पॉलिटिकल पार्टी रहती है, मतलब गवर्नमेंट कितने टाइप के लिए रहती है, चेंज कैसे होती है। मैंने आपको बताया था जैसे पाकिस्तान में है कि हर 2 साल में चेंज हो रही है, ठीक है। और टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, रेगुलेटरी बॉडीज कैसी हैं, मैंने आपको बताया था यहां पे कि वो गवर्नमेंट के हाथ में है या वो बिल्कुल एफिशिएंटली काम करती है। रेगुलेटरी बॉडीज याद करो, स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजी, ट्रस्ट एरिया, पॉलिसीज, टर्म एंड चेंज, टैक्सेशन पॉलिसी, रेगुलेटरी बॉडीज। मैं अभी से कंप्लीट करता हूं पूरा, कोई 1 मिनट, 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड, रेड नहीं ब्लैक। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ट्रस्ट एरिया ऑफ पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट टर्म एंड चेंज, गवर्नमेंट टर्म एंड चेंज। उसके बाद करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी, करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसीज और रेगुलेटरी बॉडीज। याद होगी ये बातें। अब ये रेड वर्ड नजर आ जाएंगे फटाफट। स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजी, ट्रस्ट एरिया क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, टर्म एंड चेंज क्या है, टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है और रेगुलेटरी बॉडीज क्या है। क्लियर। इसके बाद में आपको यहां पे मेरे को याद करवाने का तो बनाना था, तो मैंने इसके बाद टेक्नोलॉजी को लिखा है, टेक्नोलॉजी को। ये तो याद हो गया पॉलिटिकल। तो टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते हैं, पहले अब देख ले बाद में लिखना। टेक्नोलॉजी रिप्लेस कब होती है, रिप्लेसमेंट। ऐसा तो नहीं रोज ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है, रिप्लेसमेंट कब होती है। मैच्योरिटी डेट क्या है टेक्नोलॉजी की, भाई 10 साल बाद चेंज होती है, 5 साल बाद चेंज। मैच्योरिटी क्या है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का असेस कैसा है, कोई भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी देख सकता है, मतलब जल्दी अडॉप्ट कर सकता है, या फिर आपने टेक्नोलॉजी पर लाइसेंस लिए हुए हैं, पेटेंट करवाए हुए हैं, कोई नहीं ले सकता। लाइसेंसिंग, पेटेंट, कैसा टेक्नोलॉजी का एसेस है, कोई इजिली कॉपी कर पाता है या नहीं कर पाता। और इनोवेशन पोटेंशियल, जिस मार्केट में आप जा रहे हैं उस मार्केट के अंदर इनोवेशन करने वाले व्यक्ति कितने बैठे हैं, बेवकूफ ज्यादा हैं या रोज इनोवेशन करते हैं, नहीं नहीं। इनोवेशन पोटेंशियल, ओहो सॉरी 1 मिनट। इनोवेशन पोटेंशियल, एसएस कैसा है, तो एसएस में आ गया था, ये होता है इनोवेशन, 1 मिनट, पोटेंशियल्स, पोटेंशियल। तो हम इसको लिखते हैं पूरा, रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एसेस, लाइसेंस एंड पेटेंट और इनोवेशन पोटेंशियल। आपको ये बातें देखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बातें करूंगा लीगल की, कि लीगल में क्या क्या देखना है मुझे। तो अब आपको ये रेड वाले वर्ड तो याद होने लगे होंगे यार, रिप्लेसमेंट, मैच्योरिटी और एसेस, इनोवेशन पोटेंशियल। इधर आइडियोलॉजी, ट्रस्ट फैक्टर, पॉलिसी, कुछ तो लिख पाओगे ना इसमें से अब कि बच्चे। तो वो टेक्नोलॉजी कितने साल में मैच्योर रहती है, मतलब चेंज हो ही जाती है। जैसे हमारे इंडिया में लगभग मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 5 साल तक में चेंज हो जाती है टेक्नोलॉजी। आगे चलें,
अब लीगल फैक्टर में, लीगल फैक्टर में सारे लो देख लो, बस सिर्फ लो। कौन कौन से लो, जैसे उनके नाम लिख दूंगा। बिजनेस एंड कॉरपोरेट, ओहो ये तो मैं याद है सर, ये तो हम पढ़ पढ़ के पागल हुए पड़े हैं। बिजनेस एंड कॉरपोरेट लो, एम्प्लॉइज लो, कंपटीशन लो, हेल्थ एंड सेफ्टी, इंटरनेशनल, ये सारे लो। ये सारे लॉज देखने हैं आपको। हमारे पास तीन हो गए, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी और लीगल। अब रह कौन से तीन गए? इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंट। ये करते अगली क्लास में, आप लोग इतना करके आना। ओके बच्चों, बाय बाय।